हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर 1 कर रहे थे। अभी तक विज्ञान के इसके 3 पार्ट हो गए हैं। आज हम चौथा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा है, तो मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि औजार क्या क्या होते हैं। फिर बुआई के बारे में पढ़ा कि बुआई का क्या होता है, कैसा कैसा तरीका होता है, परंपरागत तरीका जो की प्रकार का होता है वो वाला, और साथ में सीड ड्रिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उर्वरक और खाद में अंतर, कि उर्वरक क्या होता है, खाद में खाद क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सिंचाई के बारे में पढ़ा। तो सिंचाई के बाद और सिंचाई के परंपरागत तरीके पढ़े थे और नया तरीका भी पढ़ा था। तो नया तरीका में हम लोग का आया था स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी। उसके बाद और पढ़ा था क्या, तो खरपतवार से सुरक्षा, हम अपने बीजों को खरपतवार से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है क्या, कि कटाई। अब फसल हम लोगों ने बो दिया है, उसको सुरक्षा भी दे दिया है, सिंचाई भी हो गई है। अब हमको क्या करना है, फसल को काटना है। ठीक है, तो फसल काटना क्या होता है, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। तो फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाती है, तो कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। तो कटाई के दौरान या तो पौधे को क्या किया जाता है कि उखाड़ लिया जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, उसके जड़ से काट लिया जाता है। ठीक है, फिर एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एक अनाज को पकने में कम से कम कितना टाइम लगता है, तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, तो बोल देते हैं इसको हंसुआ, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, तो दराती। इसी से फसल की कटाई की जाती है। कह रहा है कि जैसे कि हाथों से काटना है, तो ये वाली मशीन जो दराती है औजार, इससे करेंगे। कह रहा है एक मशीन का उपयोग किया जाता है, एक मशीन का भी उपयोग किया, जिसे क्या बोलते हैं, तो हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर एक मशीन होता है जिससे फसल की कटाई की जाती है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसा से अलग करना। तो जब काटने का काम करेगा जो मशीन, वो क्या कहलाता है, तो हार्वेस्टर। और जो कटी हुई फसल है उसके बीजों यानी दानों को और भूसे को अलग करना, इसे क्या बोलते हैं, तो थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग हो गया। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कंबाइन मतलब कि ऐसा मशीन जो आपके काटने का भी काम कर देता है और साथ में भूसा को भी निकालने का कार्य करता है। ये हो गया, द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। मतलब हार्वेस्टर आप समझ लिए कि हार्वेस्टर क्या करता है, मिट्टी की फसल की कटाई का कार्य करता है। ठीक है, और थ्रेसर क्या करता है, तो उसको उसके बीज को उसके भूसे से क्या कर देता है, अलग कर देता है। एक मशीन से दोनों कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या आंसर मशीन है, तो कंबाइन मशीन। एक मशीन क्या करती है कि फसल को काट लेती है, और इसी के अंदर जो लगा रहता है थ्रेसर, वो क्या कर लेती है, तो मिट्टी को बीज से फसल को बीज से और भूसे को अलग कर देती है। ठीक है, छोटे खेत में किसान अनाज के दानों को फटक कर, तो छोटे जो जहाँ खेत होते हैं, तो किसान क्या करते हैं, तो उसको फटक के ही उसका निकाल लेते हैं, भूसा और बीज अलग कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तो बिनोइंग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहले की कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, उन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों से खेतों में जलने के कारण चिंतित है। तो जब किसान खेत कटाई होता है, तो उसके छोटे से नीचे के जड़ के पास टुकड़े रह जाते हैं, तो किसान क्या करते हैं, उससे जला देते हैं। लेकिन ये पहली क्या है, चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। तो जब खेतों से वो जलाया जाता है, तो उससे बहुत ही प्रदूषण हमारे वायु में फैलता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा होता है। मान लीजिए कि किसी का खेत है और उसने अपनी कटाई कर लिया और आग लगा दिया। ठीक है, अब बगल के खेत में क्या होता है, अभी कटाई नहीं हुई है, उसका अनाज अच्छी तरीके से नहीं पका है, तो वो अगर लगाए तो उसके बगल के खेत में भी क्या हो सकता है, आग लग सकता है। इसीलिए चिंतित है यहाँ पे पहेली। ठीक है, और यहाँ पे एक मशीन दिया हुआ है, कौन सा, बिनोइंग, फटकने वाली मशीन। तो यहाँ पे बिनोइंग का मशीन भी दिया है। या फिर अगर छोटे किसान है तो वो क्या कर लेते हैं, छोटा सा अनाज है, थोड़ा सा अनाज है, तो वो क्या करेंगे, खुद से ही फटक लेते हैं। आगे आते हैं कि कटाई के लिए पर्व भी मनाए जाते हैं। जब कटाई होती है तो वहाँ पर्व भी मनाए जाते हैं। कह रहा है 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है, इसलिए भारत के सभी गांवों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस बीज को हम लोगों ने बोया, उसको इतना सुरक्षा प्रदान किया, 3-4 महीने के बाद वो हमें क्या होता है, हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। तो किसान बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष वर्ष
जैसे पोंगल, विशेष पर्व क्या पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जैसे जुड़े त्योहार जो है वो क्या है, तो फसल कटाई से संबंधित ये सारे त्योहार है। ठीक है, आगे आते हैं, जब कटाई हो जाएगी तो भंडारण करना, मतलब कि उसको अब कहीं सुरक्षित जगह पे रखना भी तो है, तो उसी को क्या कहते हैं, भंडारण। कह रहा है उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखने हो तो उसे नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो अगर हम उसका अच्छी तरह से भंडारण नहीं करेंगे तो चूहे क्या कर जाएंगे, अनाज को खराब कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी अनाज को खराब कर सकती है, तो उसको भी संरक्षित करना तो जरूरी है, अच्छी जगह पे रखना तो जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ताजा फसल को नमी की मात्रा अधिक, तो जो ताजा फसल होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने यानी कि बीजों को सुखाए बिना भंडारित किए जाए तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोग हो सकते हैं, अनुपयोगी हो सकते हैं। तो अगर हम उसको नमी अगर रहे उसको रख दिए तो हमारा बीज क्या हो सकता है, दाने उसके खराब हो सकते हैं। अतः भंडारण से पहले दाने यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। तो भंडारण से पहले हमें क्या करना होता है, तो उसे धूप में सुखाया जाता है जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडार जूट के बोरे, तो किसान अपने फसल का भंडारण किसमें कर लेते हैं, तो जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र जिसे बीन्स में रखते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। तो छोटे स्तर पर हुआ तो किसान क्या कर लेते हैं, जूट के बोरे में रख, लेकिन अगर बड़े पैमाने में रखना होता है तो किस में रखते हैं, तो साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। तो यहाँ पे जिससे कि उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, फिर क्या, नीम की सूखी पत्ती घरों में अनाज के भंडार एवं उपयोग किया जाता है। तो क्या कहते हैं, नीम अब भोजन को अनाज को रख दिया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, नीम की सूखी पत्ती डाल दिया जाए कि सूक्ष्म जीव उसको खराब न करे। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रसायनों का उपचार किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, रसायन का डाला जाता है ताकि हमारा फसल क्या हो, खराब ना हो, जो हमारा अनाज है वो खराब ना हो। ठीक है, आगे दिया हुआ क्या कि जंतु से भोजन, तो जंतुओं से हमें क्या क्या भोजन मिलता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जंतु से दूध, जैसे गाय से दूध कहाँ से मिल जाएगा, तो गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से। तो कुछ खाद्य पदार्थ भी हम लिखेंगे। अब अंडा लिखेंगे तो अंडा किससे मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे मुर्गी से, बत्तख से, ये सारी चीजों से क्या मिल जाएगी, अंडा। ठीक है, अगर मांस लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं बकरी, मुर्गी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो एक खाद्य का स्रोत लिखना है, साथ में इधर जानवर का नाम लिखना है। ठीक है, कह रहा है इस सारणी की पूर्ति के पश्चात आपने देखा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रदान करते हैं, तो करते ही हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो समुद्र तट के किनारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मछली को मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। पिछले कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फर्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे फसल की देखभाल की जाती है जब तक कि उसकी कटाई ना हो, तब उसी तरह पशुओं जो हमें दूध देते हैं उनके लिए भी क्या होती है, हमें सुरक्षा देनी होती है, उनका भी देखभाल करना होता है, उनका भोजन, उनको भी भोजन की जरूरत होती है, उनको आवास की जरूरत होती है। वो सारे अगर चीज हम उनको देंगे तभी उनसे हम कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खाने का चीज। ठीक है, कह रहा है कि जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, जब ये सारी चीजें क्या की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या, पहली बता रही है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। तो मछली क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है। तो मछली से हमें क्या मिलता है, तो कॉड लिवर तेल, जिससे कि विटामिन डी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन डी हमें क्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ तक तो हमारा वीडियो समाप्त, यहाँ तक तो हमारा ये खत्म हो गया चैप्टर, ये तो चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके थोड़े से प्रमुख शब्द है जो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा भी क्या, कृषि पद्धति। तो कृषि पद्धति क्या होती है, तो किसान फसल उगाने के लिए जिन तरीकों को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। ठीक है, कृषि पद्धति को फसल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आती है, तो सबसे पहले आती है मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद क्या किया जाता है, तो सिंचाई किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, तो खरपतवार से उसकी सुरक्षा की जाती है, उसके बाद उसकी कटाई होती है, उसके बाद उसका भंडारण, या ये सारी तरीके किसमें आ जाते हैं, तो इसमें आ जाएंगे कृषि पद्धति में। आगे क्या है, पशुपालन। तो पशुपालन किसे कहते हैं, अगर बड़े स्तर पर हम पशुओं को पालते हैं, उनके आवास, भोजन और भोजन का देखभाल हम करते हैं, तो वो ही बड़े पैमाने पर अगर पशु को पालकर उनकी देख रेख सुरक्षा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पशुपालन कहलाएगा। ठीक है, फसल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ क्या, उर्वरक। उर्वरक किसे कहते हैं, तो उर्वरक एक रासायनिक खाद्य है। क्या है,
तो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो कि फसल के उपज में फसल को वृद्धि देती है। लेकिन उर्वरक की आप बता देंगे कि इसकी कमियां क्या है, तो इससे तो हमारे फसल में वृद्धि हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता क्या होने लगती है, तो खत्म होने लगती है। आगे क्या है, भंडार गृह। तो आप भंडार गृह के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो भंडार गृह के बारे में हम यही बोलेंगे कि जब फसल के कटने के बाद उसे भंडार करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम जिन घरों का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भंडार गृह। भंडार गृह में फसल को सुरक्षा देने के लिए हम रासायनिक पदार्थों का भी यूज करते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीव से हम अपनी फसल का सुरक्षा कर सके। आगे दिया हुआ कटाई। तो फसल पकने के बाद फसल पकने के बाद फसल पकने के बाद खेत से फसल को काटना क्या कहलाता है, तो कटाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल पर अपने फसल को पानी देना क्या कहलाता है, तो सिंचाई कहलाता है। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल आप बोलेंगे कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे कहते हैं खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब होती है, तो आप कहेंगे कि जून से सितंबर तक होती है। खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आ जाएंगे, तो आप कहेंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। ठीक है, आगे आता है खाद। क्या है, तो खाद एक जैविक पदार्थ है जो कि ये भी क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है और हमारे फसल के वृद्धि में मदद करती है। आगे क्या है, हल। तो हल एक बोलेंगे कि कृषि का औजार है जो कि मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी को कोड़ने में मदद करता है। मतलब कि मिट्टी को आप ढीला, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि मिट्टी को पौला बनाने के लिए इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, रबी फसल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को बोल देते हैं रबी फसल। ठीक है, रबी फसल हो गया। और रबी फसल कब उगाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि अक्टूबर से मार्च तक रबी फसल उगाया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो आप बोलेंगे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि, ये सारी फसल क्या है, तो रबी फसल। ठीक है, आगे आता है क्या कि ये दिया हुआ है साइलो। तो भंडार गृह के फसल का भंडारण करने के लिए हम साइलो का भी प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, भंडारण। तो फसल के कटने के बाद उसे भंडारण से सुरक्षित स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, तो भंडारण। थ्रेसिंग क्या कहलाता है, तो थ्रेसिंग क्या होता है कि फसल में बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो थ्रेसिंग कहलाती है। खरपतवार क्या है, तो हमारे खेतों में प्राकृतिक रूप से अवांछनीय पौधे का उग आना ही क्या कहलाता है, तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो पदार्थ का हम यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। आगे क्या दिया हुआ है, फटकना। तो फटकना क्या होता है, तो ये भी यही होता है कि अगर फसल को हम फसल जो हमारा है उसके बीज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया हम फटक के कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो फटकना। ठीक है, ये सारी प्रमुख शब्द हमारी हो गई। यहाँ पे आपने क्या सीखा, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, तो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना होता है। ठीक है, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही पौधे को क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। आगे दिया हुआ भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन, तो रबी फसल और खरीफ फसल। आगे दिया हुआ है क्या, जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया हुआ है बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है, जिसे सीड ड्रिल का सहायता से बुआई की जाती है। ठीक है, आगे क्या है, आगे दिया हुआ है कि मिट्टी के पोषक की समृद्धि एवं पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कि कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग में किया जाता है। फसलों को नई किस्म में लाने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग में बहुत वृद्धि होता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, तो सिंचाई कहलाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक प्रमुख शब्द में कर ली और साथ में ये सारे चैप्टर में। तो अगर आप जो हमारा चारों पार्ट है आप उसे अगर देखेंगे तो ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आंसर आपसे छूटेगा नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब हम अगले वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।